Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of the students. Students, start the lecture with the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीने से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूहुल कुदुस हर काम के इंतजाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। ये रात तुलुए फज्र तक अमनो सलामती है। Okay, today's topic is law of gravitation. Unit number 5, 9th class, physics. Means today we will start the next chapter, chapter number 5 of the 9th class physics. First of all, definition of the law of gravitational और the gravitational force आपके पास इसमें हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले law of gravitation होता क्या है? Newton's law of gravitation is usually stated that as every particle attracts every other particle in the universe with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, दैट आप देखें 2 लोग बैठे हुए हैं या आपके पास यू आर सिटिंग इन द रूम, आपके इर्द गिर्द बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, बेड है, सोफा है, आपके पास टीवी है, ईच एंड एवरीथिंग अराउंड यू, ठीक है, और कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स हैं, उन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एग्जिस्ट करती है, और वो जो फोर्स होती है दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है। अब हम ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे, एक तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होती है ना, द अर्थ विच अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, हम उसकी बात नहीं कर रही, वो एक अलग चीज है। हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स बात करें, एवरी पार्टिकल एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है, चाहे वो अर्थ पे है, चाहे वो मार्स में है, चाहे वो स्पेस में है, हर ऑब्जेक्ट के दरमियान एक फोर्स एक्ट कर रही थी। अब वो फोर्सेस केस पे डिपेंड करती हैं। अब वो जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस, यानी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप कह लो कि 2 आपके पास जो है ना द 2 ब्लॉक्स, ठीक है, उन दोनों ब्लॉक्स का कोई ना कोई मैस होगा, उनके दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उनके मैस के। जब हम उन दोनों के मैसेस का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का। लेट्स सपोज उनके दरमियान डिस्टेंस d है, ठीक है, तो उनको उसका स्क्वायर क्या होगा? d स्क्वायर। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द masses and f is inversely proportion to the square of the distance, यानी f is inversely proportion to d square। और ये तो कॉमन सी बात है कि देखें जब 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, या आपके पास 2 चार्जेस हैं, जब हम उनको एक दूसरे के करीब करते हैं, डिस्टेंस कम होगा तो अल्टीमेटली उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन ज्यादा होगी, ठीक है। आपके पास ये आपने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा है, तो मैग्नेट्स जब 2 मैग्नेट्स उनको हम जितना ज्यादा एक दूसरे के करीब करेंगे उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम दूर करते जाएंगे वो अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। सेम इज द केस विद द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं ताकि आप इस डेफिनेशन को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिट नंबर 5।
अब देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन देखें, लेट वी हैव टू बॉडीज ए एंड बी, हमारे पास दो बॉडीज हैं ए एंड बी। उन्होंने ये कहा था ना कि फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, और इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमने एफ रिप्रेजेंट किया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, देखें इस ए का सेंटर ये है, बी का सेंटर ये है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर वट एवर जितना भी है, एंड द मास ऑफ बॉडी ए इज m1 एंड द मास ऑफ बॉडी बी इज m2, ठीक है, मास ऑफ बॉडी A is m1, mass of body B is m2, and the distance between their bodies is the center is D, ठीक है। हम जब भी डिस्टेंस लेते हैं हम उनके सेंटर से लेते हैं, चाहे वो सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल, कोई भी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होता है ना, उस सेंटर से हम उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, एंड द फोर्स इज एफ। अब हम इस फोर्स की बेसिकली बात करेंगे कि ये फोर्स जो है ये क्या चीज़ है और ये किस तरह से डिपेंड कर रही है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses। तो देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ देयर masses, कि उनके masses को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ m1 m2। तो यहाँ से क्या जाहिर हुआ कि जितना ज़्यादा बॉडीज़ का मास ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा बॉडीज़ हैवी होंगी, लार्ज होंगी, उतनी उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा होगी। नाउ द सेकंड पॉइंट ये था कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। तो F इज इनवर्सली के लिए हम हमेशा प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो वही रहता है, लेकिन 1 बाय कर लेते हैं, 1 बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो D का स्क्वायर क्या हो जाएगा, D स्क्वायर। अगर आप डिस्टेंस R ले रहे हो तो R का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, जो भी आप ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डेफिनेशन, दोबारा जैसे डेफिनेशन को रिव्यू करते हैं इस डायग्राम को, और इसको देखें, डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। द फोर्स एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, ठीक है, exert a force on each other which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। अब देखिए F की वैल्यू ये है, F की इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देते हैं, यानी F जो है वो इस m1 m2 के भी इक्वल है, F जो है वो 1 बाई डी स्क्वायर के भी इक्वल है। तो हम दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो हम कह देंगे F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, हमने कंबाइन कर दिया है, ठीक है। नाउ वी विल रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे और यहाँ पे एक इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, ठीक है। और इक्वलिटी का साइन हम जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे देन वी विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट आल्सो, हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा और वो होगा k। F इज इक्वल टू k m1 m2 बाई डी स्क्वायर। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं, इक्वल का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास एक k आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास k जो है, सॉरी यहाँ पे k नहीं हम लिखेंगे, यहाँ पे हम g लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हम g इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे g, इट इज इक्वल टू g। हम इसको करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। सो F इज इक्वल टू G, हम जैसे ही कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो G होगा, G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। सो ये इसकी फाइनल इक्वेशन है। अब F, यहाँ पे F क्या है, F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, G इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। G आपके पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है या यूनिवर्सल कांस्टेंट हम इसे बोलते हैं। m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 इज द मास ऑफ द सेकंड बॉडी एंड d स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपके पास ये उसका फॉर्मूला है। और यहाँ से अगर आप G की वैल्यू निकालना चाहो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, तो कैपिटल G बन जाएगा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि G एक कांस्टेंट है, यानी उसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप आपके पास लैंड एरिया पे हैं या आपके हिली एरियाज पे हैं, आप हाइट इंक्रीज करें डिक्रीज करें, आप मार्स पे हैं जुपिटर पे हैं, हर जगह ये कैपिटल G की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। इट इज अ कैपिटल G नॉट अ स्मॉल g, ठीक है। तो व्हाट इज इट्स वैल्यू, 6.673 इंटू 10 raised to power -11, 6.673 into 10 raised to power
11 and its unit is न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, मीटर स्क्वायर और केजी एंड केजी इंटू केजी स्क्वायर, और जब हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे केजी माइनस 2। ठीक है, तो ये आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेरिवेशन थी और ये आपके पास उसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी डू नॉट फील द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखिए हमारे आसपास बहुत से ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, हम क्या हमें फील हो रहा होता है कि वो ऑब्जेक्ट हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? क्या हमें फील हो रहा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास, हमारे पेरेंट्स बैठे हुए, क्या हमारे दरमियान, या कोई भी हम आप बैठे हुए, क्या हमारे दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें फील बिल्कुल नहीं होती? ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उसका रीजन ये है बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी is very देखिए 10 raised to minus 11 means 0.0000000673, so it means that's the value of g is very small, तो ultimately it affects the gravitational force ना। देखिए जब हम g की वैल्यू बहुत स्मॉल पुट करेंगे और किसी स्मॉलर वैल्यू को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो एक स्मॉलर वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो आपके पास जी की स्मॉल वैल्यू होने की वजह से हम जो है अपने अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान या अपने पे उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फील नहीं कर सकते, बट हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि वो एग्जर्ट ही नहीं करते। दे आर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अस एंड वी आर एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन देम। ठीक है, लेकिन आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। अच्छा, हमारे ने क्वेश्चन ये किया है कि ये आपके पास f इज इक्वल टू m1 m2 एंड f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय t स्क्वायर कैसे आ रहा है? तो देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन में मूव करें, ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन। देखें, लुक एट द डेफिनेशन। डेफिनेशन आपके पास क्या है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस। कि वो जो फोर्स है ना वो उन मैसेस के प्रोडक्ट के इक्वल है। देखो m1 m2 का मतलब ये कि हमने दोनों बॉडीज के मैस को मल्टीप्लाई कर दिया। डेफिनेशन की तरफ फोकस करें, देखिए f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस। तो पहली चीज तो यही आ गई। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस। देखिए m1 और m2 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा? m1 m2। अगर फॉर एग्जाम्पल m1 5 होता, m2 10 होता, तो 5 10 50, हम कहते थे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 50। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है उनके दरमियान जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, और इनवर्सली हमेशा होता है f इज 1 बाय की फॉर्म में लिखते हैं, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 बाय d स्क्वायर, 1 बाय d स्क्वायर, यानी d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो f इसके इक्वल भी है और f आपके पास इसके इक्वल है। हो सकता है ना कि एक वैल्यू जो है वो दो चीजों के इक्वल होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं और तीनों स्टूडेंट्स की जो एज है वो आपके पास लेट्स सपोज 15 इयर्स है, तो हम कहेंगे स्टूडेंट ए, एज ऑफ स्टूडेंट ए इज इक्वल टू स्टूडेंट बी। सिमिलरली एज ऑफ स्टूडेंट ए इज आल्सो इक्वल टू एज ऑफ स्टूडेंट सी। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल इसी तरह के f इज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m1 m2 है एंड f इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू d स्क्वायर है। फिर जब हम इसको कंबाइन करेंगे देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड डेरिवेशन फार्मूला। स्टूडेंट्स आर मोस्टली कंफ्यूज्ड विद द ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। कि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन तो हमने पढ़ लिया, देखें फिगर में भी है। ग्रेविटेशन इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वो बेसिकली आपके पास ग्रेविटेशन होती है। और ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी देखें, अर्थ की जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अर्थ पे आपके पास इज द ग्रेविटेशन पुल ऑन दी बॉडी। ठीक है, अर्थ जो हमारी बॉडी के ऊपर एक पुल आपके पास पुलिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, और जिसकी वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं आपके पास बेसिकली ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की 10। ठीक है, 10 आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये ग्रेविटी बेसिकली वो है। ठीक है, ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि अर्थ लगा रही है हमारे ऊपर, लेकिन ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स है जो कि
हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। तो आप पे आ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। उसमें अगर सिंपल अगर आप ये पॉइंट लिख देते हैं तो इट्स एनफ, साथ ही आप डायग्राम बना दें, ठीक है। सो ये आपके पास आज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमने किया था जी। इफ़ यू हैव एनी पर्सन बेटा यू कैन आस्क मी। आई होप कि कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब आपको। चलें, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।